हाय, दिस इज़ राशिद मलिक एंड 13 अक्टूबर 2021 पर हमने एक फर्स्ट वीकली टेस्ट करवाया था। तो आज उसी की जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि किस तरह जो है इनके राइट ऑप्शंस और कौन से हैं, क्या ट्रिक्स हैं इनके पीछे। तो डिटेल के साथ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मैथ एंड आईक्यू के सेक्शन से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स इज़ 400, देयर एलसीएम इज़ 50 एंड फाइंड एचसीएफ। तो यहाँ पे एच सी एफ एंड एल सी एम की ना हमारे पास एक रिलेशन है। वो रिलेशन अगर आपको याद है तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं रिलेशन को लिख देता हूँ कि किसी भी दो नंबर्स को आप ले लेंगे, उनकी कर लेंगे प्रोडक्ट, यानी कि उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उनकी प्रोडक्ट जो है ना एच सी एफ एंड मल्टीप्लाई बाय एल सी एम के बराबर होती है। यानी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि कोई भी दो नंबर सोच लें आप, उन दो नंबर्स को करें मल्टीप्लाई, फिर उन दो नंबर्स के लें एच सी एफ, उन दो नंबर के लें एल सी एम, उनकी प्रोडक्ट एक साइड पे रखें और उसके अलावा एच सी एफ और एल सी एम की प्रोडक्ट आप एक साइड पे रखें, तो देखें आपका आंसर सेम आएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगी जो हमें हमेशा याद होनी चाहिए कि दो नॉन जीरो नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम के बराबर होती है। तो आप बिल्कुल इसी चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए इस रिलेशन को ये जो हमारे पास डेटा गिवन है ये आप पुटिंग करेंगे यहाँ पे कि प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 400 के बराबर है। उसके अलावा एच सी एफ जो है फाइंड करना है, तो एच सी एफ यहाँ पे ऐसे ही लिखना है। और उसके अलावा एल सी एम जो है वो हमें गिवन है 50, तो आपने 50 लिखना है। तो जब आप एच सी एफ मालूम करेंगे तो ये वाला 50 जो है वो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी आप 50 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 0 0 में कट गया, 5 का टेबल 40 के ऊपर 8 टाइम्स। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 जो है वो ऑप्शन बी में मौजूद है। तो आपने ऑप्शन बी को उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी है, बिल्कुल इसी तरह का ये कि प्रोडक्ट जो है वो अगर आपकी 400 के बराबर है और एच सी एफ और एल सी एम जो है वो भी हमें गिवन है, तो यानी हमारे पास जो है ना रिलेशन यही होगी कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। तो यहाँ पे कुछ यही सेम सवाल है कि 400 प्रोडक्ट है एंड उसके अलावा एच सी एफ जो है वो 8 है, तो एच सी एफ की जगह पे 8 पुट कर देंगे और एल सी एम को मालूम करना है तो अपने एल सी एम इधर ही लिखना है। देन आपने जब एल सी एम की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 8 को जो है इस साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब 8 का टेबल 40 के ऊपर आप लगा लेंगे तो आपका 50 टाइम्स जो है लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम जो है 50 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में 50 जो है डी ऑप्शन में मौजूद है। तो आप इसको डी ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि सॉल्व 3 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 105। तो आप इसको जो है ना बॉड मास के तहत कर सकते हैं। और बॉड मास में क्या होता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए 3 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 54। और 54 को ये जो स्लैश दिया हुआ ये डिवाइड है अपान है, तो इसको मैं इस तरह इस सिंबल में लिख सकता हूँ, सिंबल फॉर्मेट में। एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है प्लस 105 है। तो आप इसका अगला स्टेप जो है आप डिमास वाला कायदा यूज़ करेंगे, यानी पहले डिवीजन करेंगे तो डिवीजन इनके दरमियान है, यानी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 18। उसके अलावा इसके जो आगे पीछे जो भी नंबर्स हैं और जो भी ऑपरेशंस हैं वो आपने सेम लिखने हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 टू ज़ा आपका हो जाएगा 36 एंड प्लस 105 जो भी ये लिखा हुआ है साथ में वो आपने सेम लिखना है। तो 105 और 36 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 141। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 में 141 जो है वो ऑप्शन ए में मौजूद है। तो आप ऑप्शन ए को जो है टिक करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन ए। देन उसके बाद हमारे पास है एक नंबर सीरीज़ आईक्यू की है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 192837। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप अच्छे से देखें इसको, एक तो सीरीज़ ये लंबी है और ये एक ही सीरीज़ के अंदर दो सीरीज़ हैं, डबल हैं, अल्टरनेट बेस पर चल रही हैं। तो अगर आप गौर से देखें ये 1 है, इसका अगला नंबर ये 2 लिखा हुआ है, इसका अगला नंबर ये 3 लिखा हुआ है, यानी नेक्स्ट जो इसका नंबर यहाँ पर आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। देखें एक ही सीरीज़ चल रही है और एक एक की एडिशन होती जा रही है। अच्छा, दूसरी सीरीज़ इसके साथ चल रही है लेकिन वो रिवर्स चल रही है, उलट चल रही है, या आप सब्ट्रैक्शन में कह रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में भी चल रही है। देखें अब ये 9 है, उसके बाद ये 8 है, और उसके बाद ये 7 है,
यानी अगला नंबर इस ब्लैंक में आना चाहिए और उसके अलावा एक माइनस करना चाहिए, यानी 7 से 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 सीरीज़ अल्टरनेट बेस पर चल रही थी, इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन आया 4,6। तो यहाँ पे 4,6 बी में मौजूद है, तो आपने बी में करना है। एक बात का ख्याल रखना है, ख़ास ख्याल को यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन जो है उसके अंदर भी 6 और 4 ही है, लेकिन पहले 6 है फिर 4 है। तो आपने ये याद रखना है कि 4 6 तो आ गया, लेकिन 4 कौन से ब्लैंक में, फर्स्ट में, एंड 6 कौन से ब्लैंक में, सेकंड में। तो बाज़ कैंडिडेट्स जल्दबाज होते हैं, तो जल्दबाजी में जो है इस तरह ऑप्शन ए को टिक कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारी इसमें गलती क्या है। तो गलती जो है इसी तरह होती है कि अपने ब्लैंक का भी ख़ास ख्याल रखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके अंदर भी काफ़ी कैंडिडेट से गलतियाँ हुई हैं और ख़ास तौर पे मैंने जब ये अपलोड की थी अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी कॉन्टेक्ट्स आए कि ये कैसे सॉल्व होगी, और काफ़ियों ने तो इसको चैलेंज किया था कि ये सीरीज़ जो है आपका आंसर की ही गलत है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता जाता हूँ कि ये सीरीज़ मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ है और अल्टरनेट बेस पर जो है ना 4 और 2 मल्टीप्लाई होता रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1/16 है, ठीक है। पहला नंबर है 1/16, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 1/4, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 1/2, नेक्स्ट है 2, फिर 4 है, फिर 16 है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हर नंबर जो है ना अल्टरनेट बेस पे मल्टीप्लाई होता है। ये पहला नंबर है जो है ना 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरा नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर ये इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2 आ गया। नेक्स्ट नंबर को फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अगले नंबर को फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आ गया। यानी अब अगले नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपने ऊपर देखना है कि ये कौन सी सीक्वेंस चल रही है हमारे पास। 4 ज़रब है, उसके बाद 2 ज़रब है, उसके बाद 4 ज़रब है, फिर 2 ज़रब है, उसके बाद फिर 4 ज़रब है। तो यहाँ पे आपको फिर 2 से ज़रब करना चाहिए, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा 32। तो काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ पे 4 से ज़रब करके 64 आंसर निकाल लिया, जबकि इसका आंसर जो है 32 आएगा। और 32 यहाँ पे आप देखें ऑप्शन बी में मौजूद है, राइट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि ये जो फैक्टर्स है हमारे पास गिवन है, उसको आपने जो है ना इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, यानी कि पावर वाली फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में बिल्कुल आसान करके लिख सकते हैं। ये 2 जो है ना वो 3 दफ़ा लिखा गया है, आपने 2 के ऊपर पावर 3 दे देना है सिंपली। उसके अलावा 3 जो है वो 2 टाइम्स है, यानी 3 के ऊपर 2 दे देना है पावर। आपके पास बी ऑप्शन में इस तरह का एक फैक्टर मौजूद है जिसके अंदर 2 के ऊपर पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर पावर 2 है। अच्छा, उसके अलावा एक सी ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर 2 के ऊपर पावर 2 है, 3 पे पावर भी 2 है, उसके बाद 2 को एक अपने अलहदा रख दिया है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स जो है ना ये पूछ रहे थे कि इंडेक्स नोटेशन में सी भी राइट है, लेकिन देखिए ना आपने क्लोज और फाइनल लेकर आना है आंसर। आपने 2 को अलग नहीं रखना था, यहाँ पे इस 2 को इस 2 के साथ पावर में ऐड कर देना है, क्योंकि उसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो आप 2 पावर 3 लिखेंगे। और इंडेक्स नोटेशन में जब भी आप चेंज करेंगे फॉर्मेट में, तो आपने सेम बेस वालों का पावर ऐड करके एक जगह पे लिख लेना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि 0.025 डिवाइड बाय 0.5। तो अब आपने डेसिमल में और डिवीजन है, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से दोबारा से एक दफ़ा लिख देता हूँ, 0.025 एंड डिवाइड बाय, उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 0.5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना पॉइंट आपका 3 दफ़ा लेफ़्ट साइड पर आया हुआ है। यानी इसको अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 25/1000, ठीक है। क्योंकि 3 दफ़ा पॉइंट आया है तो 25/1000 में इसको लिख सकता हूँ। और ये वाली सेम सिंबल आएगी हमारी डिवीजन वाली, और ये 0.5 है, यानी कि इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में 5/10 लिख सकता हूँ। जब भी हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम चेंज करते हैं तो ये जो इस साइड वाला होता है ये उलट करके लिखते हैं। यानी हमारे पास हो जाएगा 25/1000 आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 10 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 0 इस 0 में कट जाएगा और 5 का टेबल 5 के ऊपर 25 के ऊपर 5 टाइम्स, यानी हमारे पास आंसर आया 5/100। अब आप देखेंगे कि सवाल हमारे पास है
डेसिमल में, तो हमने जवाब भी डेसिमल में निकालना है। यानी ये 2 ज़ीरो आपके ख़त्म होंगे तो 2 दफ़ा पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड पर जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, जिस भी नंबर के साथ पॉइंट नहीं होता तो उसके राइट साइड पे पॉइंट होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है, हम नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देना है, क्योंकि 2 ज़ीरो नीचे से ख़त्म होंगे तो आपका पॉइंट 2 दफ़ा लेफ़्ट साइड पर जाएगा, और लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो आप 2 दफ़ा लेकर जाएंगे, आगे नंबर ही नहीं है तो अपनी तरफ से यहाँ पे 0 लगाएंगे, यानी 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। यानी हमारे पास आंसर आया इसका 0.05। तो 0.05 आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में जो है वो सी ऑप्शन में मौजूद है, तो आपने सी ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट ऑप्शन सी होगा। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 101.1001 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेसिमल है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी है 100 की। तो जब भी आपके पास एक डेसिमल वाला नंबर आ जाए और साथ में दूसरा नंबर आपके पास आ जाए 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, 1 लाख, इस तरह 10 लाख, तो इस तरह के नंबर आ जाएँ तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है शॉर्टकट वे में उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा, इसको मैनुअली भी किया जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट में आपका टाइम बचेगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो आपने नोट करनी है। जब भी हमारे पास इस तरह की नंबर आ जाएँ तो आपने पॉइंट को ना राइट साइड पर ले जाना है, लेकिन कितनी दफ़ा, जितने आपके पास ज़ीरो होंगे। अब यहाँ पे देखें 100 के अंदर 2 ज़ीरो है तो 2 दफ़ा पॉइंट आपका राइट साइड पर जाएगा, तो 2 दफ़ा आपका पॉइंट राइट साइड पर जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो है आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में जो मौजूद है 2 दफ़ा हमारा पॉइंट राइट साइड पर चला गया, तो इस हिसाब से हमारा आंसर ए आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 91 टू 100। तो अब 91 टू 100 के अंदर ये वाला भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसके अंदर भी काफ़ी जो है ना स्टूडेंट से गलती हुई और काफ़ी ने मुझे चैलेंज भी किया है। इसका राइट ऑप्शन तो है ना ए होगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आपने ना कभी ऐसे सवाल आएंगे प्राइम नंबर इसके और इसके दरमियान बताएं, तो आपने पहली फुर्सत में ना इवन नंबर्स को तो निकाल देना, क्योंकि उसके ऊपर 2 का टेबल लग रहा है। तो बाकी पीछे बचेंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में होगा 91, 93, 95 एंड 97 एंड अगला नंबर होगा 99। तो आपने इनको चेक करना है। तो सबसे पहले ना इसको भी स्किप कर देंगे, क्योंकि इसके यूनिट में 5 है, इसके ऊपर 5 का टेबल लग जाएगा। और उसके अलावा 93 भी स्किप हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर 3 का टेबल लग रहा है, आप लगा के देख लें। और 3 का रूल भी है, मैंने तो रूल के हिसाब से चेक कर लिया कि इसके ऊपर 3 का टेबल लग रहा है, तो इसको भी हम निकाल देंगे, ये भी कंपोजिट नंबर है। उसके अलावा आप देखेंगे कि 99 के ऊपर 11 का भी टेबल लग रहा है, 9 का भी टेबल लग रहा है, 3 का भी टेबल लग रहा है, ये भी निकल गया। बाकी पीछे बचे 2 नंबर्स। तो काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे ये कह रहे थे कि 91 भी प्राइम है, 97 भी प्राइम है। तो आप यहाँ पे देखें 91 प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर 13 का टेबल लग रहा है। आप 13 का टेबल लगा के देखें, 13 7 जा 91 होता है, तो इसके ऊपर भी 13 का टेबल लग रहा है, यानी ये भी स्किप हो गया। पीछे सिर्फ एक नंबर बचा 97। अगर आप 97 के ऊपर कोशिश करके देखें कि टेबल लगा के कोई टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई भी टेबल नहीं लग रहा। तो इस हिसाब से प्राइम नंबर 91 से लेकर, यानी 91 से लेकर 100 के दरमियान सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, जो कि 97 है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपना टेबल लगे और एक का टेबल लगे, और उसके अलावा दूसरा कोई टेबल इसके ऊपर ना लगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है वो लिखा हुआ है कि फिगर एक शो कर रही है। जो फिगर है, एक सर्किल फुली फिल्ड है, दूसरा आधा फिल्ड है, आधा खाली है। उसमें अंदर लिखा हुआ है कि ये किस फ्रैक्शन को शो कर रही है। तो सबसे पहली बात ये है ना, फिगर में से ना फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन कैसे बनेगी। तो ये फुली फिल्ड है, यानी कि ये पूरा होल है, यानी होल नंबर है। उसके अलावा दूसरे सर्किल के अंदर 2 टुकड़े हैं, यानी नीचे आपने लिखना है 2, और एक फिल है, एक लिखना है ऊपर। तो आपने देखे जब इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये फ्रैक्शन कौन सी बन गई, ये बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप देख सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है, साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो बिल्कुल ये जो हमारी तस्वीर है यानी फिगर है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन को शो कर रही है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की भी तस्वीर होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की भी होती है, लेकिन फिगर जो है ना कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की नहीं बनती। ये याद रख लें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कभी भी फिगर नहीं बनती। अगर आप इसकी फिगर बनाना चाहते हैं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में, उसके बाद आप इसकी फिगर
बना सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे आपका जो राइट आंसर ऑप्शन होगा वो होगा सी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाते हैं, जनरल नॉलेज का सेक्शन है। एंड उसके अंदर पहला ही क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है कि ऑल द कंट्रीज आर कॉल्ड हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका एक्सेप्ट। हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका जो है ना, हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका कहते हैं, हॉर्न्स कहते हैं सींग को। अब सींग उनको कहा जाता है कि जो किसी जानवर के सर के ऊपर लगे होते हैं और वो लड़ने के काम में आते हैं। यानी ये वो कंट्रीज़ हैं जो न किसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में, उसके अलावा इनके बहरी कज़ाक बहुत मशहूर हैं। ये पानी वाले जहाज़ जो हैं तकरीबन इन कंट्रीज़ में जो है ना यरगमाल बना लिए जाते हैं, और इसके अलावा ये दूसरे भी पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से ये मशहूर हैं। तो इन कंट्रीज़ को ना हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब वो कंट्रीज़ कौन से हैं? 4 कंट्री हैं, जिनमें से यहाँ पे एक कंट्री वो मौजूद नहीं है, और वो कौन सा है वो हमने ढूंढना है। तो इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया में से डी ऑप्शन है शायद। तो ये वाला वो वाला कंट्री है जो हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका का टाइटल इसके ऊपर हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका का टाइटल नहीं है। अच्छा, बाकी इथोपिया, एरिट्रिया एंड सोमालिया इसको हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि विच कॉन्टिनेंट हैज़ मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दुनिया में ना एशिया है। लेकिन एक बात याद रखें, एशिया में पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंट्री, नंबर ऑफ़ कंट्री के हिसाब से हमसे कॉन्टिनेंट पूछा गया है, तो इस हिसाब से आपने अफ्रीका करना है। ठीक है, तो अफ्रीका के अंदर जो है ना तकरीबन 54 कंट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़। और उसके अलावा एशिया की अगर आप बात कर लें तो एशिया के अंदर जो है ना 48 नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के हवाले से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है अफ्रीका है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इन अफ्रीका इज़। अफ्रीका में जो है ना पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री नाइजीरिया है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि लेंथ ऑफ रिवर नील इज़। रिवर नील की जो लेंथ है वो है 6670 किलोमीटर्स। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसके अंदर लिखा है कि लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन अफ्रीका इज़। एरिया वाइज जो है ना अफ्रीका का जो कंट्री है सबसे बड़ा वो है अल्जीरिया। वैसे दुनिया में रशिया सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज चाइना है। लेकिन हम यहाँ पे हमसे पूछा गया है अफ्रीका के बारे में, तो आपने अफ्रीका के कंट्री यहाँ पे लिखने हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि अर्थ मूव्स इन विच डायरेक्शन। तो जितने भी सियारे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज से जो है ना रोटेट के होते हैं, मतलब घूमते हैं अब डायरेक्शन में अपनी गिर्द जो है वेस्ट टू ईस्ट या काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमसे अर्थ के बारे में पूछा गया कि अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो काउंटर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी ए और सी दोनों सही हैं, और डी में ए एंड सी बोथ ऑप्शन मौजूद है। तो आपने इसके अंदर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज एट विच डायरेक्शन फ्रॉम इक्वेटर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये है दुनिया ऐसे, और इसके अंदर से एक बीच में से एक लाइन गुजर जाती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस इक्वेटर से जो है ना ऊपर वाली साइड होता है, यानी नॉर्थ में होता है। अच्छा, एक दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है जो कि इस इक्वेटर की लाइन से नीचे होता है, यानी साउथ वाली डायरेक्शन में होता है। तो हमसे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पूछा है, तो ये इक्वेटर से नॉर्थ वाली साइड होती है, यानी ऊपर वाली साइड होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। 28 में लिखा है कि अ शिप इज सेल्ड इन पैसिफिक ओशन एंड क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए में है लॉस अ डे, गेन अ डे, रिमेन सेम एंड नन ऑफ दिस। तो आप देखें कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना एक लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ आ रही है, और जो है ये लाइन जो है ये पैसिफिक ओशियन को दो हिस्सों में तोड़ रही है, और इस लाइन के अंदर से जो गुज़र कर जाता है या वो एक दिन लॉस करता है या एक दिन गेन करता है। अब ये मोशन के ऊपर डिपेंड है हमारे कि हम किस साइड मूव कर रहे हैं। अगर हम वेस्ट वर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा जो है गेन होगा दिन। अगर हम ईस्ट वर्ड की तरफ आ रहे हैं तो हमारा लॉस होगा। तो ये आपने डायरेक्शन याद करनी है कि ईस्ट वर्ड की तरफ लॉस एंड वेस्ट वर्ड की तरफ
गेन होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो यानी यहाँ पे गेन होगा डे, तो आपने यहाँ पे गेन डे पे टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि प्राइम मेरिडियन शो द ग्रीनविच मीन टाइम स्टैंडर्ड टाइम, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो आप ये देखें कि ये जो है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, और अर्थ की जो ये वाली लाइन है बीच में से जो क्रॉस होकर जाती है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। लेकिन अर्थ की जो इस तरह की लाइन है बीच में से नॉर्थ टू साउथ पोल वाली जो जो क्रॉस होकर के जा रही है, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जिसकी डिग्री 0 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है 0 डिग्री आपने सी ऑप्शन में मौजूद है, तो आपने सी ऑप्शन को टिक कर लेना है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, जीके का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ की रोटेशन से ना, सी ऑप्शन में सीजन्स लिखा है, यही आपने टिक करना है कि अर्थ की रोटेशन से सीजन्स चेंज नहीं होते। एक होती है, दो चीज़ें हैं, एक होती है रेवोल्यूशन, दूसरी होती है रोटेशन। ठीक है, जो ज़मीन है वो अपने गिर्द जो घूमती है उसको कहते हैं रोटेशन। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द, ये सूरज है समझें, ये सूरज के गिर्द के घूमने को जो है ना रेवोल्यूशन कहते हैं। ज़मीन जब सन के गिर्द घूमती है तो सीज़न होते हैं, उसके अलावा साल चेंज होता है, सीज़न्स चेंज होते हैं। लेकिन ज़मीन अगर अपने गिर्द घूमती है तो दिन और रात होता है, 24 घंटे होते हैं, उसके अलावा दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें सीज़न्स चेंज नहीं होते रोटेशन में। रोटेशन का मतलब होता है कि अपने गिर्द घूमना, अपने गिर्द घूमने से दिन और रात होता है। ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमने से साल चेंज होता है, उसके अलावा सीज़न्स चेंज होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में सी ऑप्शन राइट होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं पीएस के सेक्शन में। एंड पीएस के सेक्शन में पहला ही क्वेश्चन है कि मजलिस शूरा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स नेम इज़ अडॉप्टेड इन। मजलिस शूरा पाकिस्तान की जो है ना पार्लियामेंट का नाम है, और पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। और मजलिस शूरा जो है वो 1981 में बनी थी ज़ियाउल हक साहब के दौर में। और मजलिस शूरा के अंदर जो है ना अपर हाउस लोअर हाउस के साथ साथ प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होता है। ये पॉइंट मेन है, याद रखनी है आपने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। 1973 के आयन के मुताबिक हेड स्टेट का जो होता है ना वो प्रेसिडेंट होता है। तो ऑप्शन बी जो है ना वो राइट होगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स सेनेटर विल नॉट बी मेंबर ऑफ सेनेट। तो कोई भी सेनेट का जो मेंबर होता है उसको सेनेटर कहते हैं, और वो मैक्सिमम जो है 6 ईयर तक होता है, और 6 ईयर के बाद वो अपना जो है टेन्योर पूरा कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है कि इन विच हाउस द सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। तो आप देख सकते हैं कि जो नेशनल असेंबली है उसके अलावा अपर हाउस है, ये जो लोअर हाउस एंड अपर हाउस दो हाउसेज हैं, अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है और लोअर हाउस को जो है नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं वो जोग्राफिकल हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना सूबों को दी जाती हैं। सबसे ज़्यादा सीट्स नेशनल असेंबली की पंजाब को है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन अपर हाउस की जो सीट्स होती हैं वो इक्वली चारों सूबों के अंदर डिवाइड होती हैं। तो अपर हाउस के अंदर इस तरह नहीं होता कि किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा सीट्स दी जाए। तो इक्वलिटी की बेसिस पे जो है ना अपर हाउस में सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड थ्रू। प्रेसिडेंट जो है ना वो डायरेक्ट इलेक्शन, बाई इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड ड्यूअल इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट जो है ना कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होता, वो हमेशा इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन उसे कहते हैं कि जिसको पब्लिक का वोट हो, आम आवाम का वोट हो, उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन उसे कहते हैं जिसको हम इलेक्ट ना कर रहे हैं, हमारी पब्लिक की का वोट ना हो, उसको जो है MNAs एंड MPAs वोट करें, यानी जो हैं इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं असेंबलीज़ के, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज़ के,
वो इलेक्ट करें तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ना उनके वोट से इलेक्ट होता है, हमारे वोट से नहीं होता है। जबकि पीएम जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, यानी कि वो जो पार्टी पीएम बनाती है वो हमारी वोटिंग से होता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन उसे कहते हैं जो हमारी इलेक्शन से यानी पब्लिक के वोट से ऊपर आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं कि इन कमिंग इलेक्शन हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड फॉर फाटा। तो फाटा को जो है ना अगली इलेक्शन में कितनी सीट्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये याद रखना है कि फाटा अब फाटा नहीं रहा, उसको मर्ज कर दिया गया है केपीके में। और उसके अलावा पहले सेनेट की सीट्स होती थी 104, तो अब जब फाटा मर्ज हो गया है केपीके के साथ, तो अब ये सीटें रिड्यूस होकर 96 हो गई हैं, यानी कि 96 सीट्स अब सेनेट की होंगी। और उसके अलावा जो पूरी असम्बली की सीट्स हैं यानी नेशनल असम्बली की सीट्स हैं वो हैं 342। ठीक है, अब 342 से कम होकर 336 हो गई हैं ड्यू टू मर्ज ऑफ फाटा किसके साथ, केपीके के साथ। ठीक है, तो ये दो नई चीज़ें याद रखनी है जो कि अभी टेस्टों में आ सकती हैं, जैसे कि एफआईए का टेस्ट अभी सर के ऊपर है और वो होने वाला है, तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। सेनेट 96 हो गए हैं अभी केपीके का मर्ज होने के साथ, मर्ज केपीके और फाटा के मर्ज होने के बाद, और जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो 336 हो गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वाज फॉर्म्ड। तो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो 23 मार्च 1956 को बनी थी, और पहला प्रेसिडेंट था सिकंदर मिर्ज़ा। और सिकंदर मिर्ज़ा जो है ना लास्ट गवर्नर जनरल रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 गवर्नर जनरल आए हैं। पहला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ख्वाजा नाज़मुद्दीन दूसरा गवर्नर जनरल भी रहा है और दूसरा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी रहा है। उसके अलावा तीसरा मलिक गुलाम मोहम्मद और चौथा जो है सिकंदर मिर्ज़ा। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर जो रहा है गवर्नर का वो है मलिक गुलाम मोहम्मद, और सबसे थोड़ा जो गवर्नर जनरल का टेन्योर रहा है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। तो यहाँ पे पॉइंट्स नोट करने की हैं कि जो 4 गवर्नर जनरल आए उनमें से लास्ट सिकंदर मिर्ज़ा है, और लास्ट सिकंदर मिर्ज़ा के बाद पोस्ट को जो है ना चेंज कर दिया जब प्रेसिडेंट वाली में। तो प्रेसिडेंट फर्स्ट जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा है, और 23 मार्च 1956 से ये पोस्ट क्रिएट की गई। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। द इलेक्शन ऑफ सेनेट इज़ हेल्ड आफ्टर। अच्छा, इलेक्शन जो है ना सेनेट की हर 3 साल बाद होती है। देखें, एक बात याद रखें कि कोई भी सेनेटर जो है वो 6 साल के लिए होता है, लेकिन से सी इसकी जो इलेक्शन है वो 3-3 साल बाद होती रहती है। यानी 3 साल बाद आपके अभी 100 मिसाल के तौर पे 104 हैं, तो 3 साल बाद 52 मेंबर्स जो है ना वो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो 52 नए इलेक्ट होते हैं। यानी फिर ये जो 52 जो हैं ये आगे 6 साल चलेंगे, लेकिन जो अगला 3 साल बाद जो पहले 52 हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे। फिर ऐसे 3-3 साल बाद ये मरहला चलता रहेगा, यानी 3 साल बाद आधे रिटायर्ड होंगे, अगले 3 साल के लिए वो फिर जो है इलेक्ट हो जाएंगे अगले 6 साल के लिए। तो इस तरह इनकी जो है बारी बारी चलती रहेगी। 3-3 साल बाद हाफ सेनेट के जो मेंबर हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है, उसके बाद ऑफ होते हैं। तो इस तरह किस्सा चलता है, ये आपने याद रखना है कि इलेक्शन जो है वो 3 साल बाद होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में लिखा है कि द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 2023। 2023 के अंदर जो है अब अगला इलेक्शन होगा। लास्ट इलेक्शन जो है वो 2018 में हुआ था, और जनरल इलेक्शन जो है ना हर 5 साल बाद होते हैं। हमारे पास पार्लियामानी निज़ाम है, और पार्लियामानी निज़ाम में 5 ईयर्स के बाद जो है इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है वो 4 साल के बाद जो है ना इलेक्शन होते हैं, और वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को जो है ना पब्लिक सिलेक्ट करती है, जैसा कि यूएसए के अंदर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। हु इज़ द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ सेनेट। तो सेनेट का जो डिप्टी स्पीकर तो होता ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि उसका होता है डिप्टी चेयरमैन सेनेट। ठीक है, तो यहाँ पे तो नन ऑफ दीज की तरफ आना है, लेकिन अगर हम आम बात करते हैं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट होता, तो अभी नया इलेक्ट हुआ है, उसका नाम आप याद रख लें, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी के नाम से एक है, जो कि अभी डिप्टी चेयरमैन सेनेट हुआ है। तो यहाँ पे घुमा फिरा के एक सवाल दिया गया है कि डिप्टी स्पीकर ऑफ सेनेट, यानी डिप्टी स्पीकर तो सेनेट का होता ही नहीं है, तो आपने यहाँ पे नन ऑफ दीज की तरफ आना है। तो
इस्लामियत के पोर्शन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि द टाइटल ऑफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इज़ नजीउल्लाह, नजीबुल्लाह, नकीबुल्लाह, सैफुल्लाह। तो यहाँ पे आपने नजीबुल्लाह पे आना है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर एक बुक नाजिल हुई थी, ज़बूर, और इसका टाइटल जो है नजीबुल्लाह है। अब यहाँ पे एक नजीउल्लाह और नजीबुल्लाह में दोनों जो है ना कंफ्यूज करते हैं और दोनों मिलते जुलते हैं। तो नजीउल्लाह टाइटल भी एक नबी का है, याहया नबी का ये टाइटल है, और नजीबुल्लाह जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है कि विच होली बुक इज़ रिटन इन बिग लेटर्स। तो बड़े लेटर्स के अंदर जो बुक्स हमारी होली बुक्स हैं, उनमें से कौन सी बुक जो है ना बड़े लेटर्स में लिखी गई है। तो ज़बूर बुक है जो बड़े लेटर्स में लिखी गई है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा कि जिब्राइल केम टू डैश टाइम्स इनटू द कोर्ट ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना वही नाजिल होती रही थी। 40 साल की एज में जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई। 63 साल तक ये सिलसिला चला और उसके अलावा हमें ये कुरान पाक मिला। तो ये कुरान पाक जब मिला तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोई एक दफ़ा नहीं आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि एक ही दफ़ा में कुरान नाजिल हो गया। ये टाइम टू टाइम आते रहे थे। तो ये सवाल काफ़ी जगहों पे हमने देखा है कि कितनी दफ़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान पाक नाजिल होने तक आते रहे थे। तो 24,000 टाइम्स जो है ना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे वही लेकर। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो वही नाजिल होती थी, लेकिन जो दूसरे नबी हैं उनके ऊपर वही नाजिल नहीं होती, उनके ऊपर सहीफ़े नाजिल होते। तो ये सहीफ़ों के सवाल भी काफ़ी आते रहते हैं और मैंने नीचे दिए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है कि डैश एंजल सिट्स ऑन द मैन्स लेफ्ट शोल्डर टू रिकॉर्ड हिज और हर एविल डीड्स। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो हमारे शोल्डर्स पे जो दो एंजल्स होते हैं ना, उनको किरामान कातिबीन मिला के कहा जाता है। लेकिन अ, जो है ना वो हमारे ना दोनों को मिला के किरामान कातिबीन कहा जाता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िकली लेफ़्ट एंड राइट शोल्डर की बात करें कि लेफ़्ट शोल्डर वाला जो है ना वो हमारे बुरे नामा-ए-माल, मतलब हम बुरे अमाल हमारे लिख रहा होता है, और राइट साइड वाला हमारे अच्छे अमाल लिख रहा होता है। तो दोनों के अलग-अलग नाम हैं। मिला के पूछा जाए तो किरामान कातिबीन, अगर अलग-अलग पूछा जाए तो रकीब एंड अतीद। अब रकीब जो है वो राइट शोल्डर पे है और अतीद जो है वो लेफ़्ट शोल्डर पे है। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा अतीद, जो कि लेफ़्ट शोल्डर पे बैठा होता है और हमारे बुरे अमाल नोट कर रहा होता है। हाउ मैनी सहीफ़े वर रिवील्ड टू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर कितने सहीफ़े जो है नाज़िल हुए। तो वो 3 सहीफ़े इसके ऊपर नाज़िल हुए। तो देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो वही नाज़िल होती थी, लेकिन दूसरे नबी के ऊपर सहीफ़े नाज़िल होते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है कि जिब्राइल इज़ आल्सो कॉल्ड रूह, रूहुल कुदुस, रूहुल अमीन। तो जिब्राइल को जो है ना सारे ही नाम हैं ये। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज़। इनको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तीनों नाम से पुकारा गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं और 47 में लिखा है कि विच एंजल इज़ कॉल्ड गार्डन ऑफ पैराडाइज। तो गार्डन ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत का जो बड़ा फरिश्ता है उसको कहते हैं रिजवान। क्वेश्चन नंबर 47 का बी होगा। अच्छा, उसके अलावा दोज़ख का जो बड़ा फरिश्ता है गार्डन ऑफ हेल जो है वो मालिक है। यहाँ पे क्वेश्चन ए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं, इन विच होली बुक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कॉल्ड फारकलीत। 4 होली बुक्स हैं और किस होली बुक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारकलीत के नाम से पुकारा गया है। तो वो बुक है इंजील। इंजील में जो है फारकलीत के नाम से पुकारा गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसके अंदर लिखा गया इन इंजील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कॉल्ड डैश। तो सवाल वही है, घुमा फिरा के दिया गया है कि इंजील बुक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारा गया है। अहमद, मोहम्मद, फारकलीत एंड नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर जो है हमने ऑप्शन सी की तरफ आना है और इंजील के अंदर आप वसल्लम को फारकलीत के नाम से पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 जो हैं तकरीबन सेम ही है, लेकिन मैंने उसकी वर्डिंग चेंज करके सवाल को घुमा फिरा के दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।